जी, तो इस लेक्चर को आप लोग, इसकी रिकॉर्डिंग को जो है वो बहुत ही आपने संभाल के रखना है, क्योंकि जिसको यूँ समझ लीजिए कि ये स्टेप्स आते हैं, एटलीस्ट एसपीएसएस के हवाले से जो है वो बेफिक्र हो जाएगा। एसपीएसएस के हवाले से उसकी जो एनालिसिस की स्किल्स हैं वो इतनी अच्छी हो जाएंगी कि वो किसी को भी, अगर उसके पास डेटा अवेलेबल है तो आप किसी को भी मतलब जो है वो आधे से पौने घंटे के अंदर ये सारे एनालिसिस आराम से करके दे सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि राइटअप वगैरह, इंटरप्रिटेशन वगैरह तो वो उसे खुद ही करनी होगी, लेकिन ये सारे टेबल्स वगैरह आप इसे तकरीबन आधे से पौने घंटे में सब कुछ जनरेट करके दे सकते हैं। ठीक है, और ये मैं आप लोगों को जो है वो भी प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि अपनी पहले तो मैं आप लोगों को जो है वो एक एसपीएसएस की फाइल खोल के दिखाता हूँ जिसमें डेटा होगा हमारे पास। ठीक है जी, उस डेटा के हवाले से ही फिर जो है वो हम लोग करेंगे। बल्कि ये जो रिपोर्ट आपके सामने अभी जो नज़र आती है, इस रिपोर्ट का मेरे पास डेटा भी मौजूद है, तो इसी रिपोर्ट को करके हम लोग चीज़ों को जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें काफ़ी इजी हो जाएगा, स्टेप्स को फॉलो करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग दोबारा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो प्रॉपर्ली नज़र आ जाए, और मैं फुल स्क्रीन शेयर कर लूँगा। ओके जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जहन में रखना होगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो मैं आप लोगों को भी इंटरप्रेट करना सिखा रहा हूँ, जो रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, किस रिजल्ट का क्या मतलब है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके फाइनल में जो है वो कोई ये रिजल्ट भी आ सकता है, कोई टेबल भी आ सकता है एसपीएसएस का, कि वो टेबल लगा हुआ होगा और उसको देख के आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को जो है वो एनालाइज करना होगा, आप लोगों को बताना होगा, इंटरप्रेट करना होगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ का मतलब क्या है। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोगों को ये भी एक अपने जहन में जो है वो रखना है। सही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जहन में रखना है कि फाइनल में ये आपके हेल्पफुल होगा। अभी आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर एक पूरी एसपीएसएस की आप लोगों को डेटा फाइल नज़र आ रही होगी। ठीक है जी, विजिबल है एसपीएसएस की डेटा फाइल स्टूडेंट्स? ओके, तो अब ये जो डेटा फाइल है, ये डेटा फाइल उसी रिपोर्ट की है जो अभी मैं आप लोगों को रिपोर्ट दिखा रहा था, ये वाली ये वाली नहीं, ये वाली, हाँ ये वाली रिपोर्ट आपको दिखा रहा था, इसी रिपोर्ट की एक्चुअल में डेटा फाइल है। तो हम लोग इसको देखते हुए भी आराम से जो है काम कर सकते हैं। इस वजह से आपके सामने ये शो हो रहा है। मैं फालतू जो भी चीज़ें हैं उसको फ़िलहाल बंद कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी आप लोगों के लिए बेहतर हो जाए। अच्छा, अब जैसे कि मैं एक नई फाइल पहले तो जनरेट कर लेता हूँ जिसमें हम लोग हमारे जो न्यू एनालिसिस होंगे ये लगाएंगे। सही है, और अभी सबसे पहले हम लोग एसपीएसएस की फाइल को ज़रा सा देखते हैं, एवेलुएट करते हैं कि इसके अंदर चीज़ें क्या क्या हैं। तो हमें देखना होगा, एक तो डेटा व्यू होता है हमें पता है, कि दूसरा होता है वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू में हमने जाके देखा तो हमारे पास डेमोग्राफिक में 3 वेरिएबल्स हैं, जेंडर, एज, एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो कुछ आइटम्स हैं, EP1, EP2, EP3, ये क्या है, TL, EE वगैरह वगैरह। ठीक है ना, और फिर इसका, हाँ तो ये देख लें कि इसका ओवरऑल स्कोर क्या हुआ है। ईपी क्या है, ईपी जो है वो क्या है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पे यानी कि EP1 से लेके EP6 तक जो क्वेश्चन है ये किसके हैं, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के क्वेश्चन है। कैसे मुझे पता चला, यहाँ पर देखें एग्रीगेट किया हुआ है, एवरेज आउट किया हुआ है। इसी तरीके से एम्प्लॉय सेट, EMP सेट, EMP सेट क्या है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। ठीक है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन जो है वो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन जो है वो आपके पास एक मौजूद है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के अगर आप देखें तो ES के नाम से 1 से लेके 1 to 7 तक बने हुए देखें, ES1, ES2, ES3, ES4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, इसी तरीके से एम्प्लॉय ENG, एम्प्लॉय ENG क्या होता है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट। डबल ई के नाम से देखिए, EE1, EE2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 8
आइटम्स हैं या इसके 8 क्वेश्चन है, कह सकते हैं आप। ट्रांसलीड यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, टीएल, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि इसके अंदर जो है वो टोटल कितने 4 वेरिएबल हैं, और इन चारों वेरिएबल को जो है वो कंप्यूट वेरिएबल के थ्रू एवरेज आउट भी कर लिया गया है, ठीक है। इसके बाद ये ZDP वगैरह क्या है, तो ZDP को अभी क्योंकि हम लोग खुद भी जनरेट करेंगे, ये आउटलायर को चेक करने के लिए होता है, तो ये हमें खुद बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये ZDP जो है, इसको क्योंकि हम लोग खुद जनरेट करेंगे, तो अभी फिलहाल इस रिपोर्ट से मैं ZDP वाले Z वाले जितने भी वेरिएबल्स हैं इनको मैं अभी देखें डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हम खुद भी अभी जनरेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमें पता चल जाएगा कि कैसे जनरेट किए जाते हैं। तो जब आपके पास सर्वे से जो आप लोग डेटा इनपुट करेंगे, तो आपके पास फाइल यहाँ तक होगी, ठीक है ना। ये फाइल यहाँ तक होगी, आपने डेटा इनपुट करेंगे तो फाइल आपकी होगी E7 तक। इसके बाद इसमें कंप्यूट वेरिएबल क्या हो, ये आप लोगों को करना आता है कंप्यूट वेरिएबल, ठीक है। कैसे किया होता है, एवरेज आउट करके करते हैं, तो ये आप लोगों को ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, ये वाला मैं रिपीट नहीं करूँगा जिसमें हमने एवरेज किया था, सही है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपके साथ जो है वो अभी शेयर कर देता हूँ। रिपोर्ट के अंदर जो है वो जो भी सीक्वेंस है उसके हवाले से हम पूरी रिपोर्ट सुकून से जनरेट कर लेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये वाली रिपोर्ट में दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो इंट्रोडक्शन तो बहरहाल ये राइटअप की चीज़ है, ठीक है। फिर भी मैं इसको यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप लोगों को ये देखना हो कि इसमें कैसे मतलब लिखा जाएगा, तो भी मैंने इसको थोड़ी देर के लिए जैसे कि यहाँ रोका है, तो ये वीडियो में आ जाएगा, तो इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें इसमें लिखी जाती है। डेमोग्राफी में क्या लिखा जाता है ये देखें आपके सामने। इसके बाद जो भी डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होंगे इसको हम लोग जनरेट करेंगे, और उसके बाद उसकी जो भी एक्सप्लेनेशन होगी देखिए लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आ रही है कि फर्स्ट डेमोग्राफिक इन द क्वेश्चनियर इज जेंडर, द वेरिएबल इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल एंड बेस्ड ऑन द नॉमिनल स्केल। जो भी मतलब चीज़ें हैं, देखिए मैं थोड़ी थोड़ी देर यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो जो भी लिखने वाली चीज़ें हैं वो भी आप लोगों के मतलब आप उसको स्टॉप करके और आराम से रीड कर सकें, इसलिए मैं इसको फ़ौरन नहीं घुमा रहा हूँ। फिर इसका जैसे कि आ गया पाई चार्ट आ गया जेंडर का, फिर एक्सपीरियंस का टेबल आ गया, और एक्सपीरियंस का की जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आ गई। उसको भी मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ। तीनों डेमोग्राफिक को मैं पॉज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि आप लोगों को आराम से जो है वो आप इसको रोक के और फिर बाद में भी देख सकें। ये एक्सपीरियंस आ गया, और इसी तरीके से एज आ गया, ठीक है। एज का टेबल आ गया और एज की एक्सप्लेनेशन आ गई। तो इस तरह से मतलब जो भी आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होंगे उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी जो भी इंटरप्रिटेशन है वो आप कैसे करेंगे, वो ये आपके सामने यहाँ पर रिपोर्ट में रिटर्न है। तो इसको देख के भी आप अपनी चीज़ों में अपनी रिपोर्ट वगैरह में डाल सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज आपको अपनी यूज़ करनी होगी, अदरवाइज प्लेजरिज्म आ जाएगा। इसके बाद सेकंड चीज़ थी डेटा प्रिपरेशन एंड स्क्रीनिंग। तो इसको छोड़े, पहले अभी हम लोग डेमोग्राफिक करते हैं कि डेमोग्राफिक कैसे किया गया है, ठीक है जी। तो ये मैं आपके सामने जो है वो पहला वाला ही वेरिएबल खोल के रखता हूँ ताकि आप लोग उसके रिजल्ट्स को मैच भी कर सके। जेंडर का रिजल्ट है हमारे सामने, SPSS पे मैं चला गया, और SPSS पे मैं चला गया। जेंडर का जो है वो क्या करना है, मुझे जेंडर का जो है वो डेमोग्राफिक करना है फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाऊँगा और फ्रीक्वेंसी में जाऊँगा। फ्रीक्वेंसी में मैंने जेंडर का डेमोग्राफिक चलाया, और मुझे क्योंकि चार्ट भी चाहिए तो मैं चार्ट्स पे जाऊँगा। कौन सा चार्ट चाहिए, मुझे पाई चार्ट चाहिए, तो मैंने पाई चार्ट लिया और कंटिन्यू कर दिया। और डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल, मुझे फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, तो यहाँ पे चेक लगा हुआ होना लाजमी है, और ये मैंने ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया, स्टूडेंट्स देखिए आपके सामने ये टेबल भी आ गया और ये पाई चार्ट भी आ गया। कुछ भी नहीं करना है आपने। जब आप इसके ऊपर जाते हैं देखिए येलो हो रहा है, येलो से देखिए आउटलाइन इसकी हाईलाइट हो रही है, इसका मतलब कि ये सिलेक्टेड है। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, और जहाँ पे आपको पेस्ट करना है, जैसे कि मैंने ये MS वर्ड की फाइल खोली हुई है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल V किया, ये पेस्ट हो गया, या आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें, एक ही बात है। फिर से मैं दोबारा आउटपुट वाली फाइल पे चला गया, यहाँ पर अब ये पाई चार्ट सिलेक्टेड है, राइट क्लिक किया मैंने और कॉपी किया, और अगेन मैं चला गया यही डॉक्यूमेंट की फाइल पे, MS वर्ड की फाइल पे, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए बिल्कुल ये ईजी है, देखिए ये पेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हमारे पास जो है वो दो वेरिएबल और हैं, एज और एक्सपीरियंस। इन दोनों को हम साथ भी जनरेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि जेंडर को हटा दिया, ऑलरेडी हमारे पास है। एज और एक्सपीरियंस ले लिया और इसको हमने ओके कर दिया। एज और एक्सपीरियंस देखिए जनरेट हो गया, इसको मैंने लिया
सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ दूसरे को भी सिलेक्ट कर लें। शिफ्ट का बटन दबा के आप सिलेक्ट करेंगे तो दो एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल सी करें और अपनी रिपोर्ट में जाके देखिए कंट्रोल वी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे तो हो जाएगा। अब आपको लग रहा है ये ऊपर नीचे आ रहा है तो आप इसको यहाँ पर रख के एंटर मार दें 2-3। जब 2-3 एंटर मार देंगे तो ऑटोमेटिकली ये नीचे चला जाएगा। देखिए अब आपको एज के नीचे एज का पाई चार्ट चाहिए, यहाँ पर आप क्लिक करके 2 एंटर मार दें और दोबारा चले जाएं अपने SPSS के आउटपुट फाइल पे। यहाँ देखिए नीचे आपके पास पाई चार्ट है, तो एज का पाई चार्ट है, इस पर राइट क्लिक किया, कॉपी किया आपने और ये यहाँ पे आपने एज का पाई चार्ट पेस्ट कर दिया। और एक्सपीरियंस के नीचे आपने क्या करना है, नीचे जाके एक्सपीरियंस का राइट क्लिक करके कॉपी करें और ये आपका एक्सपीरियंस का पाई चार्ट भी देखें कॉपी और पेस्ट हो गया। सही है। यहाँ पे देखें हेडिंग ऊपर आ रही है तो ऊपर लिख के एंटर मार दें तो नीचे आ जाएगी, हेडिंग बिल्कुल प्रॉपर हो गया। ठीक है, एक तरीका ये है। कुछ लोग जो है वो अपनी रिपोर्ट के अंदर पाई चार्ट्स नहीं डालते, ठीक है ना, पाई चार्ट नहीं डालते, बल्कि क्या करते हैं कि जो टेबल्स हैं अपने जेंडर वगैरह इनका मर्ज करके एक टेबल बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है राइट? तो इसी तरीके से जो है वो जब जैसे मैंने कहा कंबाइन टेबल, तो कंबाइन टेबल बनाने का जो शॉर्टकट है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। उसको आप एक्सेल में बना सकते हैं। कंबाइन टेबल को आप इजीली एक्सेल में बना सकते हैं। देखें सिर्फ रिसर्च के अंदर ये नहीं कि यू हैव टू बी अ गुड रिसर्चर, आप लोगों के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी अच्छे तरीके से चलाना आने चाहिए। बहुत ज़्यादा चैंपियन नहीं होना है आप लोगों को, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें चलाना आनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। देखें अगर आपको कंबाइन वाला टेबल बनाना है तो उसका बेस्ट वे ये है कि आप पहले तो फ्रीक्वेंसीज में चले जाएं और ये तीनों वेरिएबल रख लें। जेंडर आप लोग नॉर्मली ऊपर रखते हैं, शॉर्ट तो ऊपर रख दिया हमने, और चार्ट की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग जो है वो नन कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो अब हमने चार्ट नहीं लिया, सिर्फ 3 वेरिएबल लिए, उनका डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल हमें चाहिए, ओके कर दिया हमने। देखिए तीनों के टेबल्स एक सीक्वेंस में आ गए। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना भाई, आपको यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ नीचे पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ तीसरे टेबल पे क्लिक करें, कंट्रोल सी करें या राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, एक ही बात है, और अपने एक्सेल पे आ जाएं। जैसे ही आप एक्सेल पे आएंगे यहाँ पर पहले ही सबसे पहला वाला जो सेल है इसी में रहने दें और कंट्रोल भी कर दें, कुछ भी नहीं करना आपको। देखिए तीनों टेबल यहाँ पर आ गए, लेकिन अब इनको हमने कंबाइन करना है। ठीक है जी, कंबाइन करने का क्या तरीका होगा, बहुत आसान है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? कंफर्म कीजिएगा प्लीज़। ओके, तो अब देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको। देखें जहाँ वैलिड लिखा हुआ है ना, वैलिड, यहाँ पर जाएं आप। ये टेबल किसका है, ऊपर देखिए हेडिंग किसकी है, जेंडर की है हेडिंग, ठीक है ना। तो जहाँ वैलिड लिखा हुआ है यहाँ पर आप सिर्फ जी टाइप करेंगे ना, तो ये देखिए खुद ब खुद जेंडर लिखा हुआ आ गया। मैंने कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने जी टाइप किया, जेंडर लिखा हुआ आ गया, एंटर कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद नीचे वाले में किसका टेबल है भाई, ये एज का टेबल है। तो मैंने यहाँ पर वैलिड पे जाके सिर्फ ए टाइप किया, एज लिखा हुआ आ गया, एंटर कर देंगे, एंटर, सिर्फ एंटर करना। देखिए एज खुद ब खुद आ गया, टाइप हो गया। तीसरा क्या है मेरे पास टेबल, तीसरा टेबल है मेरे पास एक्सपीरियंस का। मैंने वैलिड पे जाके यहाँ क्लिक किया, देखिए वैलिड वाले सेल में मैंने क्लिक किया और ई टाइप किया, तो एक्सपीरियंस खुद लिखा हुआ आ गया, मुझे इंटर करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है जी। अच्छा भाई, सर ये कॉलम छोटे बड़े हैं, अभी इसको करते हैं, कॉलम को भी करते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको, अब क्योंकि जेंडर की हेडिंग यहाँ पर आ गई है तो ऊपर हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप जाएंगे तो देखिए ये मोटा सा एरो बनेगा और ये जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ये नंबर ग्रीन हो जाएगा आपका, ठीक है ना, और बाकी आगे ग्रे हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये पूरी रो सिलेक्टेड है। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, डिलीट, जेंडर गया। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपने और खाली वाला, खाली वाली रो, एज जिसमें हेडिंग है वो वाली रो, और जिसमें ये फ्रीक्वेंसी वाली हेडिंग है इसको भी आपने उड़ाना है, क्योंकि ऊपर आप लोगों के पास ऑलरेडी हेडिंग आ चुकी है एक मरतबा। तो इन तीनों रॉस को आपने उड़ाना है, डिलीट कर देंगे आप सिलेक्ट करके। ठीक है जी, अगेन जो खाली वाला है इसको आपने सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ डाउन एरो की, डाउन एरो की, ये आपके तीनों सिलेक्ट हो गए। राइट क्लिक करें, डिलीट करके तीनों रो उड़ा दें। देखिए ये पूरा एक साथ मर्ज हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको टेबल की सेटिंग करनी है। इधर डबल क्लिक करें, बल्कि थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लें आगे की तरफ, ऊपर से पकड़ के इसको भी थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग कर लें आप। ठीक है जी, और इसको भी आपने क्या करना है, ये प्रॉपर नज़र आ रहा है, क्यूमुलेटिव को सही कर लें आप। ठीक है, देखिए अब ये इसकी एक थोड़ी सी वैलिडिटी बन गई। ठीक है, नज़र आ रहा है सही तरीके से। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, इसको भी हम
डबल क्लिक, बिल्कुल सेट हो रहा है, देखिए आप डबल क्लिक करना है सेट हो जाता है, बिल्कुल देखिए ये सेट हो गया आपका। ठीक है जी, अब कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ से आपको उठाना है इसको। तो उठाने का क्या तरीका है, ये पहले कॉलम में चले जाएंगे आप और शिफ्ट से राइट एरो की तक जाएंगे, फिर अगेन शिफ्ट से डाउन एरो की से नीचे तक पूरा सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। देखिए जितना कॉपी हुआ है आपका, इसके इर्द गिर्द देखिए आप, तो आपके पास डॉटेड लाइन हाईलाइटेड नजर आ रही है, इसको कंट्रोल सी किया हुआ है आपने, और आप चले जाएं अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में, और ये कंबाइंड टेबल है। ठीक है, कंबाइंड टेबल को मैं ऐसे ही, चाहे एक ही मर्तबा करना है डेमोग्राफिक आपको, चाहे आप कंबाइन करें या सेपरेटेड करें। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डेमोग्राफिक एनालिसिस या डेमोग्राफिक प्रोफाइल, जो भी चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक एनालिसिस लिखा और कंट्रोल भी कर दिया, ये देखिए कंबाइंड टेबल पूरा पेस्ट हो गया। अब ये तीनों चीजें एक ही टेबल में आ गई, ये खूबसूरत सा बन गया। अब इसमें और मजीद आपको खूबसूरती पैदा करनी है, तो ये भाई ये देखें, ये जो बना हुआ है ना छोटा सा बॉक्स के अंदर प्लस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। राइट क्लिक करें तो ये आपके सामने आ जाएगा। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑटो फिट करना है। ऑटो फिट में जाके सेकंड वाला ऑप्शन ले ले, ऑटो फिट टू विंडो। ठीक है, ये बड़ा हो गया आपका, सही है। अब आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो सारे एडजस्ट करने वाले हैं, अगर तो आप इसको एडजस्ट कर दें, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे कर लें इसको, देखें, क्योंकि आपके पास ये भी एक लाइन में आ सकता है ना। ये मैंने थोड़ा सा पीछे किया इसको, यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करके क्लिक करके दबाया, बैक किया थोड़ा सा, और इसको भी, ये देखिए क्यूमुलेटिव परसेंटेज, ये सब कुछ मतलब जो है वो प्रॉपर आ गया। ठीक है जी, इसको और अच्छा करना है, अगेन आप इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ आ जाए ऊपर वाले में जहाँ पे बॉर्डर्स होते हैं, सबसे पहले इसको नो बॉर्डर कर दें, देखिए बॉर्डर सारे उड़ गए। अगेन इसको आप सिलेक्ट कर लें और सबसे पहले नीचे का आप लगाएं एक लाइन बॉटम में, देखिए ये बॉटम में नीचे की लाइन आ गई। फिर एक लाइन लगाएं आप लोग टॉप पे, ये टॉप की लाइन आ गई। ठीक है, जब टॉप की लाइन लगाई हमने, तो हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है ना। इसको मैं देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आया हुआ है। कंबाइन टेबल के साथ कंबाइन चार्ट भी बनाना पड़ेगा। नहीं, कंबाइन चार्ट नहीं, चार्ट तो अलग अलग ही बनता है। ठीक है ना, कंबाइन टेबल में देखें कि हमने कोई एक्चुअल में इंफॉर्मेशन को कंबाइन नहीं किया है, बल्कि हमने क्या किया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये किया है कि मतलब ओवरऑल समराइज नहीं किया हमने इन्फॉर्मेशन को, हमने सिर्फ एक यानी कि टेबल्स को हमने कंबाइन किया, इन्फॉर्मेशन को कंबाइन नहीं किया। ठीक है, इसमें फिर आप इसको सिलेक्ट करके और नीचे वाला लगा सकते हैं एक, इसको खूबसूरत बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहा है मुझे इसका, एक एक्स्ट्रा मुझे लाइन नज़र आ रही है। बहरहाल इसको यहाँ से एडजस्ट करने की कोशिश करते, एडजस्ट हो गया। ठीक है, नीचे से अब देखें यहाँ पर मैंने एक लाइन लगा दी, इसके बाद फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ से, और ये टोटल, ठीक है, टोटल तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ तक, और नीचे की एक लाइन लगा दी। अगेन एज से लेके मैंने इसके वाले टोटल तक सिलेक्ट किया सारा, और एक नीचे की लाइन लगा दी यहाँ से। ठीक है, तो ये बिल्कुल देखिए आप, एक बड़ा खूबसूरत बन गया, बहुत सारी लाइनें भी नहीं नज़र आ रही, बॉक्स बॉक्स भी नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत टाइप। ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप इसको कितना वो करना चाहते हैं, लेकिन रिसर्च में हमेशा सिंपल रखा जाता है, जर्क बर्क काम नहीं किया जाता, ये याद रखिएगा। तो आपको कोई कलरफुल चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक एंड वाइट पे सारी रिसर्च होती है, और जितने इसके अंदर हाईलाइट्स वगैरह या बॉर्डर मतलब यानी कि शेड वेड कम हो तो अच्छा है, क्योंकि जब आप ब्लैक पे प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपने कोई शेडो वगैरह पीछे डाला होगा या फिल किया होगा, तो वो बहुत ही बुरा लगेगा। जब आपका ब्लैक एंड वाइट होगा तो आपकी रिजल्ट बिल्कुल, अब देखें ये बिल्कुल बैलेंस आ रहा है, यहाँ देखिए पेज के हिसाब से ये बिल्कुल बैलेंस आ रहा है। तो जब कई टेबल्स होंगे आपके इसमें, और अगर हमने इसको ऑटो फिट टू विंडो किया होगा, तो पेज के हिसाब से ये बिल्कुल बैलेंस आएगा। इसकी सेटिंग होती है, ठीक है, तो ये आप लोग, और मैंने अभी आपको सेटिंग सिखा दी कैसे होती है। ठीक है ना, ये कंबाइन आपने कर लिया। अब इसको अगर आप चाहें हेडिंग को तो आप बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाता है शॉर्टकट में, देखिए बोल्ड हो गया। अगर आप इसको दरमियान में रखना चाहते हैं, यहाँ रख के कंट्रोल ई करेंगे, दरमियान में आ जाएगा, अगेन कंट्रोल ई करेंगे, साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग शॉर्टकट में काम कर रहे होते हैं। ये बन गया आपका डेमोग्राफिक, आपका हो गया। देखिए पहली चीज़, इसके बाद मैं दोबारा आपके पास आ जाता हूँ, रिपोर्ट पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये रिपोर्ट है, दोबारा इसके अंदर देख लेते, जो भी राइटअप होगा वो लिख लेंगे आप लोग। राइटअप पे पहले ही मैंने स्टॉप करके दिखा दिया था, तो उसको आप लोग रीड करके और
राइट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक का राइटअप हो गया, इसके बाद स्क्रीन प्रिपरेशन, सॉरी डेटा प्रिपरेशन एंड स्क्रीनिंग। तो डेटा प्रिपरेशन एंड स्क्रीनिंग का राइटअप भी आपके सामने मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ, ताकि आप लोग जब भी मतलब इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आप लोगों के सामने होगा कि किस तरह लिखना चाहिए। इसके रेफरेंसेस भी देखें मैंने डाले हुए हैं, तो ये रेफरेंसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है, ये देख लें आप। लेकिन जब आप यहाँ पे रेफरेंसेस इसके अंदर डालेंगे यानी कि साइटेशंस, तो एंड में रेफरेंस की लिस्ट होगी, वहाँ पर भी आपको ये रेफरेंसेस अपडेट करने होंगे, वो मैं आपको एंड में दिखा दूंगा। फिर इसके अंदर डेटा स्क्रीनिंग एंड प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी मिसिंग डेटा, ठीक है। मिसिंग डेटा को कैसे मालूम करते हैं, मिसिंग डेटा को किस तरह रन करते हैं SPSS में, कैसे पता चलेगा कि डेटा हमारे पास कोई मिसिंग है कि नहीं है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। कैसे करना है आपको, आपने अगेन वही अपने SPSS की डेटा फाइल में चले जाएंगे आप, ठीक है जी। डेटा फाइल में चले गए, सर मिसिंग डेटा मालूम करना बहुत आसान है, कोई मिसिंग डेटा मालूम करना, एनालाइज में चले जाएं, ओके। डिस्क्रिप्टिव में चले जाए, सर पहले भी गए हैं हम, डिस्क्रिप्टिव में बिल्कुल वही करना है आपको। और फ्रीक्वेंसीज में चले जाएं, फ्रीक्वेंसी में सर पहले भी गए हैं, बिल्कुल वही है। फ्रीक्वेंसी में चले गए, आपने सारा सिलेक्ट कर लिया, E7 तक करना है, ये जो एवरेज वाले वेरिएबल है इनको नहीं करना है, सारा आपने सिलेक्ट कर लिया। और डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल जो है इसको हटा दें, क्योंकि अब हमें फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। क्या करना है, ये हमने रन करके ओके कर देना है। जैसे ही हमने ओके किया, हमारे पास एक लंबा सा चौड़ा सा टेबल नज़र आ गया इतना, ठीक है ना। अब क्या करें सर, ये तो हमारे पेज में भी नहीं आएगा, ये तो हम अगर इतना लंबा टेबल तो हम लोग फाइल में डालेंगे तो आएगा ही नहीं, और ये कैसे होगा। कोई मसला नहीं, इसके ऊपर क्लिक करें, आप राइट क्लिक करें, इसको कॉपी करें, सर कर लिया कॉपी। अब आप क्या करेंगे, आप सीधा चले जाइए एक्सेल में, जैसे कि मैंने कहा एक्सेल आपका साथ साथ यूज़ होगा, एक्सेल में चले जाए। यहाँ पर तो हमने ये बनाया था, गड़बड़ हो जाएगी, कोई बात नहीं, प्लस पे निशान बनाए, नई शीट जनरेट हो गई, यहाँ पे आप पेस्ट कर दें अपना टेबल, सर पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट किया हुआ है ऐसे ही सिलेक्टेड रहने दें इसको, ठीक है, इधर उधर क्लिक ना करें। बिल फर्स्ट इधर उधर क्लिक हो गया और ये सिलेक्शन चला गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर चले जाएं और डाउन एरो की शिफ्ट के साथ डाउन एरो की, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अगेन आप कंट्रोल C कर लें, कंट्रोल C कर लें, इसका मतलब क्या है, ये कॉपी हो गया। देखें यहाँ से नीचे से आपको देखना है कि आप कॉलम A पे आ जाएं, कॉलम A पे, ठीक है ना, कॉलम A पे आप आ जाएं। अगेन अगर आगे हो गया आपका तो ये देखें कॉलम A पे, ताकि आपके सामने हो। अब आप दो छोड़ के नीचे आ जाएं, दो रो छोड़ के नीचे आ जाएं, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको, राइट क्लिक करना है, बल्कि राइट क्लिक भी ना करें, यहाँ चले जाएं आप पेस्ट के ऊपर, ये जो पेस्ट का जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे क्लिक कर लिया आपने, और यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है, इसको कहते हैं ट्रांसपोज। क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। देखें क्या हुआ, रो को बना दिया कॉलम, बस ट्रांसपोज पे क्लिक कर दें, ये ट्रांसपोज हो गया। वाह सर, ये तो बहुत ज़बरदस्त काम हो गया हमारा, ये ट्रांसपोज हो गया। अगर हम मैनुअली करते इस तरह टेबल बनाते तो बहुत मसला होता। ट्रांसपोज कर दिया हमने, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट से नीचे तक लेकर आए, राइट क्लिक करें, डिलीट कर दें, ऊपर हो गया आपका। ये स्टैटिस्टिक्स वाला कॉलम भी हमें नहीं चाहिए, इसको राइट क्लिक करें, डिलीट कर दें, गया। सर ये इतनी अजीबो गरीब लाइनें आ रही, कोई बात नहीं, इसको सिलेक्ट करते हैं, नीचे तक सिलेक्ट कर लें इसको, और यहाँ पर आ जाएं आप अपने पास दोबारा से जो है वो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप बॉर्डर्स में देखें और बॉर्डर में नो बॉर्डर कर, चला गया, ठीक है। दोबारा से सिलेक्ट कर लें नीचे तक, और यहाँ से आप ये ऑल बॉर्डर ले लें, भाई ये ज़बरदस्त आ गया। इसको थोड़ा सा आगे कर लें, एक थोड़ा गैप आ रहा है, यहाँ डबल क्लिक कर लें, ये सेट हो गया, ठीक है। इसको यहाँ से सिलेक्ट करके सारा कॉपी कर लें आप, और अपने रिपोर्ट पे चले जाए, अपने रिपोर्ट में यहाँ पर लिखिए मिसिंग डेटा, ये आपने यहाँ पर कर दिया। भाई मिसिंग डेटा सर लिख दिया, इसका क्या मतलब है क्या नहीं है ये भी बता रहा हूँ। आपने प्लस पे रख के राइट क्लिक किया, सिलेक्ट हुआ, ऑटो फिट आया, विंडो कर दें, ये बड़ा सा टेबल, लेकिन कुछ भी नहीं है, सेटिंग वेटिंग कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, सब कुछ हो जाता है, ठीक है जी। सर उसके अंदर तो हमने देखा था ये लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा था, कोई बात नहीं, इसको सिलेक्ट करो भाई, लेफ्ट साइड से हो जाएगा सारा। ये लो, इसको सिलेक्ट किया इस कॉलम को, और यहाँ पे ये ले लिया, ये पूरा लेफ्ट, बस। अच्छा जी, एन हमें नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल, कोई बात नहीं, हमें एन नहीं चाहिए, ठीक है। वैलिड और मिसिंग चाहिए, हाँ वैलिड और मिसिंग चाहिए, ये नहीं चाहिए, लेकिन ये दोनों टेबल, ये दोनों मर्ज ऊपर नहीं चाहिए। यहाँ राइट क्लिक करें और स्प्लिट कर दें, स्प्लिट, स्प्लिट के अंदर क्या है, टू रोज में इसको स्प्लिट कर दें, कॉलम इसका एक ही चाहिए, एक कॉलम रखें, दो रो करें, ओके करें, ये देखिए दो रो में स्प्लिट हो गया, ठीक है जी, बिल्कुल। अब पहली वाली रो को सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करके डिलीट कर दें, और डिलीट इंटायर रो करके ओके कर दें, ठीक है। सर ये लाइन गायब हो गई, कोई बात नहीं, इसको सिलेक्ट कर लें यहाँ से,
और यहाँ से ऊपर का बॉर्डर ले लें, ये लाइन सही, राइट। ये आपका सीधा सीधा सीन है, बिल्कुल। सर इस स्टाइल में चाहिए, इस स्टाइल में भी कर सकते हैं, अब आपको पता है कैसे करते हैं। मिसिंग डेटा को लिया, बोल्ड कर दिया, साइज बड़ा करना है कंट्रोल के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट राइट साइड वाला स्क्वायर ब्रैकेट दबाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला स्क्वायर ब्रैकेट दबाएंगे तो छोटा हो जाएगा। डायरेक्ट है, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी फ़ॉन्ट की साइज कर सकते हैं, ये आपको पता है। मिसिंग डेटा हो गया। वैसे नॉर्मली रिसर्च के अंदर हम लोग जो ये कैलीबेरी नहीं लेते, हम लोग लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है ना। तो अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, रहने देता हूँ कैलीबेरी, रहने देता हूँ, टाइम न्यू रोमन एंड में करेंगे। देखिए अब मैंने जब फिट टू विंडो किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऑटो फिट में जाके फिट टू विंडो किया था ना, ऑटो फिट टू विंडो, तो अब देखिए ऊपर वाला टेबल नीचे वाला टेबल एक ही बिल्कुल बैलेंसिंग, इसी से आपकी रिपोर्ट खूबसूरत लगती है, ठीक है ना। प्रोफेशनलिज्म आता है, और कुछ भी नहीं कि ये किसी प्रोफेशनल ने बनाई है, बच्चों ने नहीं बनाई कि कहीं छोटा टेबल है कहीं मोटा टेबल है, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं दोबारा रिपोर्ट पे हम लोग। भाई मिसिंग डेटा करना आ गया। मिसिंग डेटा का मतलब क्या है कि इसमें टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन में फिल किया हुआ है और कितनी में जो है अनफिल किया हुआ है। जैसे कि जेंडर है तो जेंडर में 194 में फिल है और अनफिल यानी कि मिसिंग कितने में, 0 में, ठीक है। सब में 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें मिसिंग हो, सिंपल सी बात। आउटलायर को करेंगे, आउटलायर के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। आउटलायर का क्या मतलब होता है, आउटलायर का एक्चुअल में मतलब होता है कि कोई ऐसी आपके पास एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन तो नहीं है जो आपकी नॉर्मल रेंज से बाहर आ रही हो, क्योंकि नॉर्मल रेंज से जब आपके पास बाहर कोई डेटा आता है तो वो क्या करता है, वो आपके जो एनालिसिस है उसको ख़राब कर देता है। तो इसलिए जो है वो हमें ये देखना होता है कि कोई ऐसा डेटा ना हो जो हमारे नॉर्मल उससे बाहर आ रहा हो। सर अगर इस तरह का कोई डेटा आ गया तो उसको कैसे करेंगे, उसको करने का तरीका होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग सिर्फ डेटा एनालिसिस की क्लास नहीं पढ़ रहे, हम तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास पढ़ रहे हैं जिसके अंदर एक टॉपिक हमारा डेटा एनालिसिस है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको फिर डेटा एनालिसिस में और पढ़ना पड़ेगा। बुक्स अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे चीज़ें अवेलेबल हैं। आगे इन फ्यूचर अगर आप मास्टर्स वगैरह करेंगे तो वहाँ पे आपको डेटा एनालिसिस का अलग से कोर्स भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि वहाँ पर जब आप डेटा एनालिसिस का कोर्स पढ़ेंगे, जो आज की जो क्लास में चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं स्पीड से सिखा रहा हूँ, शॉर्टकट में सिखा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं, इंपॉर्टेंस इसकी बहुत है, बल्कि अक्सर जो है वो बहुत सारे जो है वो ऐसे लोग होते हैं कि उन्होंने मतलब जो है वो अच्छे खासी मतलब मास्टर्स भी किया हुआ होता है, पीएचडी भी, लेकिन उनको एसपीएसएस सही तरह से चलाना नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपने मास्टर्स या पीएचडी के टाइम पे अपने किसी दोस्त से हेल्प ली हुई होती है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और बाहर के ममालिक में अगर कोई किसी को एनालिसिस करवाने में हेल्प करता है तो वो हज़ारों रुपए सिर्फ मतलब ये जो मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ इससे तकरीबन अगर किसी को आप एनालिसिस करके दे देंगे तो कम से कम भी वो आपको पाकिस्तानी की अमाउंट में 20 से 25 हज़ार रुपये आपको जो है वो पे कर सकता है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। बहरहाल आउटलायर कैसे मालूम करते हैं, आउटलायर मालूम करने का तरीका होता है जी स्कोर, ठीक है जी। तो जी स्कोर कैसे मालूम करते हैं, बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोगों को कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर और आराम से आप मालूम कर सकते हैं। कैसे करना है, डेटा फाइल पे चले गए आप, बहुत आसान है, एनालाइज में चले गए, डिस्क्रिप्टिव में, सर डिस्क्रिप्टिव से ही हो जाएगा, जी जी बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव से ही हो जाएगा, कोई हाथी घोड़े वाला काम नहीं, डिस्क्रिप्टिव में ही चले जाएंगे, हम डिस्क्रिप्टिव से खेल रहे हैं। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर डिस्क्रिप्टिव में चले गए, क्लिक कर दिया, ठीक है जी। सबसे पहले किसका जेड स्कोर चाहिए, तो जेड स्कोर हम जेंडर वेंडर का नहीं निकालते, जहां से हमारे आइटम्स शुरू हो रहे होते क्वेश्चन के, वहां से शुरू करेंगे, शिफ्ट दबा के नीचे तक जाते जाएं। सर कहाँ तक जाना है, वहां तक जाना है जहां तक एवरेज वाले वेरिएबल नहीं आ रहे, यानी जितने भी आपके क्वेश्चन के क्वेश्चंस के जो आइटम है वो सारे आपने ले लिए और उनको शिफ्ट कर दिया। और क्या करना है, और आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है सेव स्टैंडर्डाइज वैल्यू, जो है ये जो लिखा हुआ है लिखना नहीं है बल्कि लिखा हुआ है इसको सिर्फ क्लिक करना। और क्या करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, ओके कर देंगे। अच्छा भाई, तो सर ये तो मीन मैक्सिमम ये आ गया, जेड स्कोर स्कोर तो कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है। ऊपर देख लो, ऊपर यहाँ लिखा हुआ क्या है कि ये सब वेरिएबल्स का हमने डिस्क्रिप्टिव्स किया है, ये किया, ठीक है भाई। तो इसमें जेड स्कोर का है, कोई बात नहीं, आप चले जाएं डेटा फाइल, डेटा फाइल पे चले गए, सबसे एंड में चले जाएं। सर सबसे एंड में चले गए, ओहो हमने जो वेरिएबल किए थे वो तो हमारे यहाँ तक थे, हमारे तो यहाँ तक थे, ये ट्रांसलेट तक थे, ये बाकी कहाँ से, ये जेड स्कोर जनरेट कर दिए, जो हमने क्लिक किया था ना उसकी वजह से जेड स्कोर जनरेट कर दिया है, देखे सर। अच्छा जी, इसका हम क्या करें, इसको उठा के वहाँ पेस्ट कर दें, नहीं, इसको उठा के वहाँ पेस्ट नहीं करना है,
तो फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है, एनालाइज में चले जाएं। अरे एनालाइज में बार बार जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से चले जाएं डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव में, शॉर्टकट है। सर ये सिलेक्टेड है, बिल्कुल ये सिलेक्टेड है, इसको रीसेट मार दें। देखिए रीसेट मारा, सब वहाँ चला गया। नीचे आ जाए, सबसे सबसे नीचे आके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आप लोग, जहाँ से ये जेड वाले शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे रखा आपने शिफ्ट के साथ डाउन एरो की, नीचे तक सारे सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर चले गए। सर सेव जेड स्टैंडर्ड वैल्यूज एज वेरिएबल करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। करोगे तो जेड स्कोर का जेड स्कोर जनरेट कर देगा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या करें? ऑप्शन में चले, ऑप्शन में चले जाएं। ऑप्शन में चले गए, मीन सिलेक्टेड है, खत्म कर दें। स्टैंडर्ड डेविएशन सिलेक्टेड है, जो जो सिलेक्टेड है सबको खत्म कर दें। सिर्फ मिनिमम को रखना है, मैक्सिमम को रखना है बस। मैक्सिमम और मिनिमम अगर सिलेक्टेड नहीं है तो इसको आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे प्लीज़, ठीक है जी। मैक्सिमम मिनिमम को आपने सिलेक्ट किया और कंटिन्यू किया और ओके किया। ये आपके पास बहुत ज़बरदस्त था, एक टेबल आ गया। क्या करना है? कुछ भी नहीं, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे और आ जाएंगे सीधा MS वर्ड के अंदर। यहाँ पर आप लिखेंगे आउटलायर्स, ठीक है, या डिटेक्शन ऑफ आउटलायर, जो भी आपको हेडिंग सुइटेबल लगती है लिख दें। बहरहाल मैंने यहाँ पर सिंपल सी आउटलायर लिख के कंट्रोल V कर दिया, ये पेस्ट हो गया। सर ये तो टेबल डिफरेंट है, ये तो डिफरेंट है, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। यही यहाँ पे रखें प्लस पे, राइट क्लिक करेंगे, ऑटो फिट करेंगे, विंडो पे कर देंगे। ये ज़बरदस्त हो गया। अच्छा भाई, फिर क्या करेंगे? यहाँ पर आ जाएंगे, नो बॉर्डर कर दें। फिर अगेन यहाँ पर आ जाए, ऑल बॉर्डर कर दें। ठीक है जी, हो गया, सेट हो गया। ठीक है जी, डिस्क्रिप्टिव नहीं चाहिए, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, डिलीट रो। ये आगे देखें, ये आपका रन हो गया। क्या है? आउटलायर। आउटलायर में आपके पास क्या है? यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर आप देखें, यही वाली हेडिंग डाल देंगे तो अच्छा हो जाएगा, जेड स्कोर टू डिटेक्ट आउटलायर। ठीक है ना। आउटलायर में तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो होगी वो लिखेंगे ना अंग्रेजी में। टेबल के नाम में आप जो है वो, सॉरी कंट्रोल Z करो, टेबल के नाम में जो है वो आप लोग जो भी टेबल नंबर है वो तो अपना होगा ही आपका, लेकिन टेबल के नाम में जो है ये जो भी नंबर है, नंबर तो कुछ भी हो सकता है, जेड स्कोर टू डिटेक्ट आउटलायर। ठीक है, कि क्या रन किया है? तो हमने जेड स्कोर रन किया। भाई मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आ रही है ना जेड स्कोर की, ये -5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ये +5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, -5 से ज़्यादा का मतलब क्या है? यानी कि -6, -7, यानी कि 5 से ज़्यादा ऊपर होनी ही चाहिए, 5 तक होनी चाहिए। और ये पॉजिटिव में भी 5 तक, दोनों तरफ 5 के अंडर में आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जिसके अंदर जो है वो आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज हैं या नॉर्मल रेंज से बाहर जा रही है। नॉर्मली ये विद इन 5 आ जाती है, लेकिन ये एक एनालिसिस है। देखिए आपके टेबल बढ़ते जा रहे हैं, आपके पेजेस बढ़ते, मैंने कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ टेबल्स डाले हैं और लेकिन 6 पेज मेरे ऑलमोस्ट भर गए। ठीक है ना। तो इस तरह आपकी एक रिपोर्ट अच्छी एक्सटेंसिव एनालिसिस के साथ बनती है। एग्जामिनर कहता है कि स्टूडेंट ने मेहनत की है। सर अगर हमारा एग्जामिनर कहेगा कि PLS पे एनालिसिस करो, SPSS पे नहीं करो, कोई बात नहीं, आप PLS पे कर लेना, आपको वो सिखा देगा या फिर आपको बता देगा कि कहाँ से सीखना है। तो वो अगर आपने PLS पे भी सीख लिए कोई बात नहीं, लेकिन ये वाले, ये जो प्रिपरेशन और ये जो डेमोग्राफिक है, ये सब तो डालना ही डालना है। चाहे आप PLS पे कर रहे हो या SPSS पे कर रहे हो, तो SPSS पे भी काम तो होगा ही होगा। PLS के अलावा अगर SPSS पे कर रहे हो तो भी होगा। ठीक है ना। तो SPSS की ये चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी, इसके बाद आगे इसके बाद PLS आएगा बहरहाल। लेकिन हमने सारे का सारा एनालिसिस क्योंकि SPSS को फोकस किया हुआ तो SPSS पे करेंगे। तो हम लोगों ने आउटलायर भी निकाल लिया, मिसिंग वैल्यू भी निकाल लिया, कंबाइंड टेबल करना भी निकाल लिया। सारा देखिए, बहुत सारा, सारे का सारा बैलेंस, सारे के सारे बैलेंस टेबल बिल्कुल बैलेंस आ रहे हैं। पेज के हिसाब से जो भी मार्जिन सेट है उसके हिसाब से आपके जो है वो आ रहे हैं। ठीक है जी, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा प्लीज़। अच्छा जनाब, तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास क्या है भाई, सीक्वेंस में देख लेते हैं। सर रिपोर्ट सामने आपके, मैं कोई अपनी तरफ से इधर उधर की नहीं डाल रहा हूँ, जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। देखिए इसके बाद देखिए नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी को कैसे चेक करते हैं? ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी ये होती है कि आपका जो हर आइटम का जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना, आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर हम लोग कोई
जो है वो अपना कर्व, बेल कर्व वगैरह और हिस्टोग्राम वगैरह नहीं बनाते, बल्कि हम लोग कर्टोसिस और स्कीवनेस से चेक कर लेते हैं। कर्टोसिस और स्कीवनेस से कैसे चेक करते हैं ये देख लें आप। इसमें क्या दिया हुआ है, मोर ओवर क्लाइन 2011, ठीक है। क्लाइन 2011 also stated that there may be a substantial problem if the absolute value of skewness is more than 3 and kurtosis is higher than 10। तो इतना बड़ा रेंज दिया हुआ है, ठीक है ना। हम लोग मतलब 3 का रेंज भी रख लें अगर, कि 3 स्कीवनेस 3, और एब्सोल्यूट का मतलब प्लस माइनस को इग्नोर करते हुए, साइन को इग्नोर करते हुए एब्सोल्यूट वैल्यू 3 भी रख लें, 4 भी रख लें, 5 भी रख लें, और मैक्सिमम कर्टोसिस की 10 रख लें, लेकिन स्कीवनेस की मैक्सिमम 3 वैल्यू होती है, ठीक है ना। कैसे चेक करेंगे वो भी बता देता हूँ, एक क्या किस चिड़िया का नाम है ये भी बता देता हूँ। ये टेबल इस तरह दिखेगा आपका। चलो भाई चलते हैं, ये चले गए हम, ठीक है जी। क्या करना है भाई, देख लें EP1 से स्टार्ट है, ठीक है भाई। तो एनालाइज में जाएं, हाँ एनालाइज में जाएं, डिस्क्रिप्टिव में जाना पड़ता है, यहाँ शॉर्टकट है, डिस्क्रिप्टिव में डायरेक्ट चले जाओ यार, यहाँ से चले गए हम। सर यहाँ पर तो ये लिखा हो, कोई बात नहीं, रीसेट कर दो, ये रीसेट हो गया भाई। ये EP से लेके EP1 से लेके एंड तक जाएंगे, EP7 तक हमें करना है सबका, ठीक है जी। स्टैंडर्ड सिलेक्ट करें, नहीं करेंगे भाई, ऑप्शन में चले जाएं। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, नहीं चाहिए, मीन चाहिए, नहीं चाहिए, मिनिमम चाहिए, नहीं चाहिए, मैक्सिमम नहीं चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है हमें कि नॉर्मल है कि नहीं है, हाँ भाई, तो कर्टोसिस और स्कीवनेस चाहिए बस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। काम डिस्क्रिप्टिव में ही हो रहा है आपका, कंटिन्यू कर लेंगे प्लीज़, और ओके कर दें। ये हमने ओके कर दिया, हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का एक खूबसूरत सा टेबल जनरेट हो गया, यहाँ पर SPSS में आ गया। राइट क्लिक कर लेंगे इसको और कॉपी कर लें इस प्यारे से टेबल को, और लेकर जाएं भाई सीधा अपने रिपोर्ट के अंदर। ये रिपोर्ट आपकी नहीं है, ये आपकी रिपोर्ट है, हाँ सॉरी, हाँ ये आपकी रिपोर्ट है। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर कर्सर यहीं पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। क्या किया था हमने भाई, नॉर्मेलिटी किया था, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी टेस्ट किया आपने, और ये नॉर्मेलिटी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सर बैलेंस कर लें, आप लोगों को तो आ गया भाई बैलेंस वैलेंस करना, इसको बैलेंस कर दें यहाँ पर प्रॉपर्ली, इसको ऑटो फिट कर दें, ऑटो फिट विंडो कर दें। लेस देन 1 मिनट मेरे पास रह गया है, तो अभी मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है जी। सिर्फ इसको सेट कर रहा हूँ, मीन वाइल खुद ही जो है ये सेशन हमारा खत्म हो जाएगा। इसको मैं खुद सेट करने वाला हूँ, आपको पता है कैसे करते हैं। ठीक है जनाब, तो अभी नया सेशन का मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगा, उसमें आगे से हम कंटिन्यू करेंगे।